सफलता हासिल कर रहा हूँ और फिर मोटिवेशनल की बातें कर रहा हूँ, तब लोग बोलते हैं कि इस जगह पे पहुँच के तो हर कोई फिलोसॉफी जानता है। और जब तक कुछ हासिल नहीं किया, हम जैसे लोग मोटिवेशनल बातें करें तो लोग कहते हैं पहले खुद तो कुछ कर ले फिर मोटिवेशनल बातें करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन लोगों को अभी रखते हैं साइड में। सो हे गाइस, दिस इज हर्षित शाइन, वेलकम टू माय चैनल लिव विद हर्षित। सो आज हमारा टॉपिक ये बात पे रहेगा कि एक कैसे गरीब किसान के बेटे ने और जो लड़के को नौकरी पे से ये कह के निकाला गया कि तेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, तो कुछ नया नहीं कर सकता है, ऐसे आदमी ने 22 ऑस्कार अपने नाम किए हैं और ना जाने हजारों छोटे मोटे कितने अवार्ड्स अपने नाम किए होंगे। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट मिकी माउस और डोनाल्ड डक का क्रिएशन करने वाले आदमी। इस ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है उस पर थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाऊंगा क्विकली, उसके बाद हम बाकी का पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दुनिया में दो तरह के मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, 25% एंड 75%। 25% लोग वैसे होते हैं जिसको बोलते हैं मोजीले लोग, जिसको कोई पढ़े नहीं, ना गोल एम्बिशंस, ना कुछ भी नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी, बस दुनिया में आए, जीना है और चले गए, कब आए कब गए किसी को कुछ पता नहीं चला। अब इनको रखते हैं साइड में, बाकी के 75% पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 75% लोग ऐसे होते हैं जो अपना गोल एम्बिशंस और सपनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, जिनको कुछ कर दिखाने की चाहत होती है। लेकिन सभी अगर 75% सफल हो गए तो हम लोग अभी सक्सेसफुल पीपल की बात नहीं कर रहे होते, हम अनसक्सेसफुल पीपल की बात कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, 75% में भी 4 डिवीजन है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा 20% लोग प्रिविलेज चाइल्ड होते हैं। प्रिविलेज चाइल्ड यानी ऐसे माँ बाप के लड़के जिनके माँ बाप उनके सपने पूरे कर सकते हैं आसानी से, पैसा खर्चा करते हैं या कुछ भी कर गए। बाकी के 20% रिच किड्स होते हैं, लेकिन उनको कोई पड़ी नहीं, सपना पूरा हो या ना हो उनसे कोई फर्क नहीं, अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहे 35% लोग, उनमें से 30% ऐसे लोग होते हैं जो सीधी सादी चल रही जिंदगी में एक मोड़ ढूंढते और जिसपे अपना टैलेंट और अपॉर्चुनिटी को आजमाते, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनके 2 कारण है। सबसे पहले वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, और वो लोग नसीब के भरोसे बैठे हुए हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो वो लोग सोचते हैं मेरे नसीब में नहीं है। नसीब एक चीज़ ऐसी है, अगर हम सफल हो गए तो वो लोग बोलते हैं मैंने मेहनत किया, और हम सफल नहीं हुए तो लोग बोलते हैं मेरा नसीब ही खराब था। ये लोग भी सफल नहीं हो पाते। अब रहे बाकी के 5% लोग, जिनमें सभी सक्सेसफुल लोगों का समावेश होता है। 5% लोग ऐसे होते हैं, वो पागल होते हैं, पागल जुनूनी होते हैं अपने गोल को लेकर, उनको नींद नहीं आती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते, सपने वो होते जो खुली आंखों से देखे जाते और रात को नींद नहीं आती उससे। ये 5% लोगों की खासियत क्या होती है, किस वजह से वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसका थोड़ा ब्रीफ पॉइंट में आपको दूंगा क्विकली। सबसे पहला ये होता है, ना ही सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। दूसरा ये है नेवर वेस्ट टाइम, वो कभी भी अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करते। तीसरा ये है कि लेजीनेस उनमें नहीं होती। लेजीनेस सबसे बड़ी बीमारी है सक्सेस बनने के लिए, लेजीनेस। और दूसरा ये आता है कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। आप लोग सोचोगे कि सक्सेसफुल बनने के बाद तो ये सब चीज़ें सब करते हैं, सक्सेसफुल है इसलिए ये हैबिट है, ऐसा नहीं है, ये हैबिट की वजह से सक्सेसफुल बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक और बात कही है, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स दैट डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर। इसी बात पे से ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई क्विकली, उनकी हैबिट्स क्या होती है। नेक्स्ट होता है हैव सम पेशेंस एंड डू योर वर्क। वो पेशेंस बहुत रखते हैं, अपने काम करते रहते हैं और पेशेंटली बहुत वर्क करते हैं, बहुत वेट करते हैं अपनी काफ़ी सारी सफलताओं के लिए। बी बिजी इफ इट्स वर्क टू योर सक्सेस। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी सक्सेस के लिए आप बिजी हो तो बिजी। आजकल लोग वैसे ही गेम खेलने में, मोबाइल में या किसी भी चीज़ में बिजी होते हैं, वो चीज़ को बिजी नहीं कहा जाता है। ये उनकी खासियत होती है, ये हैबिट्स की वजह से वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं। एंड लास्ट एंड सबसे बड़ी एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो लोग रिस्क लेते हैं, वो लोग सोचते हैं एक बार कूद पड़ो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कुछ सोचते हैं फिर कूदते हैं, वो लोग पहले कूद जाते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करेंगे, और उनको रिस्क लेना आता है, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल पीपल जो अपनी कुंडली को भी पलट डालते हैं और अपने नसीब को भी खुद लिखते हैं, ऐसे होते हैं सक्सेसफुल लोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्विकली हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम इलियास डिज्नी। उनके पिता एक फार्मर थे और एक कारपेंटर भी थे, लेकिन इतना ही नहीं, वो इतने सारे काम करते थे अपने घर का गुजारा चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक बहन थे, पूरे घर का गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए फाइनली वो अपना जो खेत था वो बेच के एक छोटे से गांव मिसौरी में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वॉल्ट
बचपन से इतना ड्राइंग का शौकीन था कि हर जगह पे वो ड्राइंग करता रहता, कहीं पे दीवार पे या फर्श पे, हर जगह, जिस वजह से उसके पिता से बहुत ही डांट पड़ती थी उनको। छोटी सी उम्र में वो ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और घर घर जाके ड्राइंग बेचता था ताकि घर पे कुछ हेल्प हो सके। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब स्कूल जाने लगा था, तब वॉल्ट और उसके भाई सुबह उठ के पेपर बेचने जाते, फिर स्कूल जाते, स्कूल से आके ट्रेन में वो पेपर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड पॉपकॉर्न्स वगैरह सब कुछ बेचता था। इस वजह से वो बहुत थक जाता था, रात को स्कूल में ही कभी कभार तो सो जाते थे। इस वजह से वो दोनों सबसे डम स्टूडेंट थे अपने स्कूल के। 1919 में 18 साल की एज में वॉल्ट ने पैसमैन एंड रूबी आर्ट स्टूडियो ज्वाइन किया एज एन आर्टिस्ट। लेकिन वहां से 2 साल बाद 1920 में उनको ये कह के निकाला गया कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है या कुछ वो नई चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते, कुछ नया सोच नहीं सकते, कुछ नया सोच नहीं सकते। आप समझ सकते हो। ये जॉब छूटने के बाद वो काफ़ी सदमे में थे क्योंकि पूरा परिवार उनकी सैलरी पे चलता था। उनके पिता, माता और उनकी बहन उन पे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि उनके पिता की जेली फैक्ट्री ज्वाइन कर ले ताकि घर में थोड़ा हेल्प कर सके। लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे, उन्होंने नहीं सुना। उनको उनके माइंड में एक ही चीज़ थी कि उनको बनना है आर्टिस्ट और वो उसी में ही लगे रहे। आगे जाके वॉल्ट ने एक अपनी छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, लाफोग्राम करके, और वहाँ वो कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ भी उन्होंने रखे और वो भी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। उनको 3-4 एक ऐसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत महीने मेहनत की, उनके स्टाफ ने उनके पास से सैलरी भी नहीं ली। लेकिन एंड टाइम पे वो थर्ड पार्टी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और वो अपनी स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पाए, कुछ भी उनके पास पैसा बचा नहीं था। और एंड में पता चला लाफोग्राम स्टूडियो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब वॉल्ट डिज्नी के पास कुछ एक भी पैसा बचा नहीं था। लेकिन ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते, सबसे बड़ी खासियत होती है इनमें, कभी भी ये लोग हार नहीं मानते। डिज्नी ने अपने भाई को कांटेक्ट किया और उनके भाई रॉय के पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। वो पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की डिज्नी ब्रदर्स के नाम की, और आगे जाके उनका नाम वॉल्ट डिज्नी रखा गया था। असली स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी जोर शोर से चल रही थी। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारी कमाई कर रहे थे और उनका सबसे पहला एनिमेशन कैरेक्टर ओसवाल्ड द लक्की रैबिट था, जो आप देख सकते हैं। ओसवाल्ड द लक्की रैबिट भी अच्छा चल रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था इनको, सेटिस्फेक्शन नहीं था। इस वजह से उन्होंने सभी एम्प्लॉयज़ को काम पे लगा दिया कि कुछ नया इनोवेटिव सोचो, एक नया कैरेक्टर सोचो, नया कैरेक्टर सोचो। सभी एम्प्लॉयज़ ने अलग अलग डॉग्स के, कैट्स के या अलग अलग क्रोकोडाइल, फ्रॉग को भी रिजेक्ट किया उन्होंने। इतने सारे कैरेक्टर दिखाए लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। फिर वॉल्ट को याद आया, जब वो लाफोग्राम स्टूडियो में एक दिन बैठे थे, तब जहाँ पे वो बैठे थे उनके डेस्क पे, वहाँ पे आसपास एक चूहा कूद रहा था, बहुत धमाल मस्ती कर रहा था वहाँ पे। उनके ग्लास में से पानी पी रहा था, वहाँ आसपास देख रहा था, इतनी उछल कूद कर रहा था, इतनी परेशानियां कर रहा था। लेकिन वो देख के वॉल्ट को बहुत हंसी आ रही थी। तो वॉल्ट ने सोचा अगर ये देख के मुझे हंसी आ रही है तो पूरी दुनिया को भी कितनी हंसी आएगी। तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से एक माउस क्रिएट किया और वो माउस आगे जाके मिक्की के नाम से जाना। लेकिन ये मिक्की नाम उनको किसने दिया? उनकी वाइफ लिलियन ने दिया। ये मिक्की माउस क्रिएटर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में फेमस हो गया था कि और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए उन्होंने उसमें अपना वॉइस ऐड किया। और उस टाइम की सबसे पहली एनिमेशन मूवी विथ वॉइस डिज्नी ने रिलीज़ की थी और काफ़ी ज़्यादा भी चली थी। और उसके बाद तो आप देख सकते हो डोनाल्ड डक एंड इतने कितने सारे कैरेक्टर्स आए जिसने डिज्नी की कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको पहले ही बोला, सेटिस्फेक्शन, ऐसे लोगों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता क्योंकि वो लोग मानते हैं जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया वहाँ पे हमारा प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। उनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था तो उन्होंने कुछ और क्रिएटिव करना सोचा। और क्रिएटिव के लिए उन्होंने क्या सोचा, जो आप सबकी फेवरेट है, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। यस, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। उन्होंने सबको सजेस्ट किया कि इसका इमेजिनेशन करने के लिए। लेकिन उनकी वाइफ और उनके भाई ने उनको फिर से मना किया कि हमारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है और फिर से घाटे में चली जाएगी अगर ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। लेकिन वॉल्ट कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने देश भर में ट्रैवल किया और सब जगह से उधार मांगने का ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी उनको लोन नहीं दिया। फाइनली उन्होंने अपना घर गिरवी रख के लोन हासिल किया और उन्होंने ये स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स मूवी रिलीज की और वो इतनी धूम मचाई, इतनी कमाई की। उन्होंने $1.5 मिलियन से उन्होंने ये मूवी बनाई थी एंड $8 मिलियन उनको रिटर्न में मिला।
इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इतनी सारी सफलता प्राप्त करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड जो एक अम्यूजमेंट थीम पार्क, उसका कॉन्सेप्ट सोचा और वो उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल किया और आज कई सारे देशों में डिज्नीलैंड है। हो सकता है फ्यूचर में इंडिया में भी एक अपना डिज्नी वर्ल्ड या डिज्नीलैंड ओपन हो जाए। तो ये होती है सक्सेसफुल पीपल की रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। वैसे तो उनको पूरी दुनिया में से मिला के थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड्स मिले थे, लेकिन ऑस्कर जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है उसमें 59 टाइम्स उनका नॉमिनेशन हुआ था, उसमें से 22 टाइम्स उन्होंने ऑस्कर जीते थे। इस एनिमेशन दुनिया को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी छवि आज तक हम सबके दिल में बसी। आज भी सभी किड्स उनके कार्टून कैरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फेवरेट मानते हैं। मेरा इस स्टोरी को शेयर करने का इंटेंशन सिर्फ आपको मोटिवेशन करना या आपको इंस्पायर करना नहीं था, लेकिन आजकल के नेगेटिव माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी एनर्जी में ऐड कर सकूँ आप में, वही मेरी एक इच्छा थी और मैंने आई होप मैंने किया होगा और आपको पॉजिटिविटी थोड़ी मिली होगी। काम करते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या मेरे द्वारा आपको कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लोगों को भी अगर स्टोरी नहीं पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको ये बताएं। जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, परेशानी सिर्फ बेहतरीन लोगों के जीवन में आती है क्योंकि वही लोग उनको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।